हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। ब्रिक्स समिट में भारत चलेगा नया दाव, क्या डॉलर को दरकिनार करने की है तैयारी, लोकल करेंसी पेमेंट का रखेगा बड़ा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली। क्या है इसको लेकर अपडेट दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश में अलकायदा के बढ़ते खतरे पर भारत ने जताई चिंता, कहा आतंकवाद साझा चुनौती, मिलकर मुकाबला जरूरी। वहीं आपको बताएंगे फिर एक बार पाकिस्तान हुआ बेनकाब दोस्तों, पीओके में सेना के मंच पर दिखा जैश ए मोहम्मद का कमांडर, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं नेपाल में फहराया गया तिरंगा, गाया गया भारत का राष्ट्रगान। अब लगता है कि गोरखा भारत के सेना में शामिल होकर ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, गोरखा सैनिकों ने ऐसा करके भारत के दिल को जीतने का किया प्रयास दोस्तों। बताएंगे नेपाल में तिरंगा फहराए जाने को लेकर क्या है जानकारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या वाकई में धमकी देते देते अमेरिका ने कर लिया हॉर्मुज पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से ईरान का पारा हुआ हाई, दुनिया में बढ़ेगी टेंशन, क्या है जानकारी। वहीं दोस्तों, भारतीय बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट पर रशिया ने क्यों किया अटैक, 2 की हुई मौत, 12 हुए घायल, आखिर फिर क्यों गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, उनके साथ 5 और गिरफ्तार दोस्तों। बताएंगे किस चीज में आ गया फिर सत्येंद्र जैन का नाम। तो वहीं एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन बड़ा अपडेट्स आपको बताएंगे। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मनों का खात्मा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और नासूर बनने से पहले ये हो जाना चाहिए। साथ में आप भारत के संप्रभुता अखंडता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन में भारत का एक प्रस्ताव सबसे अहम मुद्दों में शामिल हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की समाचार वेबसाइट IOL में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत ने ब्रिक्स सदस्य देशों के घरेलू भुगतान नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक डिजिटल ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में सीधे और तेज भुगतान की व्यवस्था तैयार करना है। लेख में कहा गया है कि ब्रिक्स देश ऊर्जा, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में डॉलर पर काफी निर्भर है। जी हां, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पूंजी का प्रवाह प्रभावित होता है और स्थानीय मुद्राओं पर दबाव आता है। इसका असर ब्रिक्स के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण स्विफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से अलग थलग पड़ा है। चीन के लिए महंगा तेल विनिर्माण लागत बढ़ाता है और उसके निर्यात पर असर डाल सकता है। वहीं ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथियोपिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर की कमी और मुद्रा में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेख में भारत की मुद्रा पर पड़ने वाले दबाव का भी जिक्र किया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से भारत की डॉलर में मापी जाने वाली GDP का आकार यांत्रिक रूप से कम हो सकता है। ऐसे में वैश्विक आर्थिक रैंकिंग पर भी तगड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसी पृष्ठभूमि में भारत का भुगतान प्रणाली को जोड़ने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें ब्रिक्स देश एक दूसरे के साथ कारोबार करते समय हर बार डॉलर को मध्यस्थ मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न हो। यह प्रस्ताव कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाने से अलग है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सदस्य देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को खत्म करके एक नई साझा मुद्रा अपनाएंगे। प्रस्ताव का फोकस ऐसी वित्तीय तकनीक तैयार करने पर है जो अलग अलग देशों की मौजूदा डिजिटल या घरेलू मुद्राओं को आपस में जोड़ सके। इससे स्थानीय मुद्राओं में सीधे भुगतान संभव हो सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में मल्टी CBDC ब्रिज या आपस में जुड़े फास्ट पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन जैसी तकनीक की मदद से भुगतान को लगभग तुरंत और सुरक्षित तरीके से निपटने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसका फायदा ये होगा कि 2 देशों के कारोबारी सीधे अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा में भुगतान कर सकेंगे। किसी तीसरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को बीच में लाने की आवश्यकता कम हो सकती है। दोस्तों जी हां, ये वाकई में बहुत बड़ी जानकारी थी दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताया है, जहां पर इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर को दरकिनार करने की बड़ी तैयारी में है ब्रिक्स के देश।
दोस्तों, जहां पर लोकल करेंसी पेमेंट का रखने वाला है बड़ा प्रस्ताव। ब्रिक्स समिट में भारत चलेगा इस बार नया दाव। क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। और मानते हैं कि इस समूह को भी इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाया है तो इस लाइक के बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में अलकायदा के खतरे। बढ़ते खतरे पर भारत ने जताई चिंता, कहा आतंकवाद साझा चुनौती है, अब मिलकर इसका मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। जी हां, बांग्लादेश में अलकायदा से जुड़े तत्वों की कथित गतिविधियों और वहां आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सभी देशों के लिए चिंता का विषय है, साथ ही इस चुनौती से मिलकर निपटने की आवश्यकता है। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अलकायदा से जुड़े लोगों और उनकी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की गई। रिपोर्ट में हाल ही में हुए रेड 4 आतंकी हमले से जुड़े समूह के पीछे बताए जा रहे लोगों का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश में आतंकवाद के संभावित बढ़ते खतरे को लेकर हाल के दिनों में सवाल उठते रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके बेटे ने भी आशंका जताई थी कि बांग्लादेश आतंकवाद के प्रभाव की ओर आगे बढ़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के सवाल पर जायसवाल जी ने कहा कि आतंकवाद सभी के लिए साझा समस्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मामले सभी के लिए चिंता का विषय होने चाहिए, क्योंकि हम सभी के लिए एक साझा समस्या है। हमें इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें उन लोगों का विशेष रूप से जिक्र किया गया है जो रेड 4 आतंकी हमले से जुड़े बताए गए हैं। भारत का कहना है कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं उधर आपको बता दें, पाकिस्तान फिर एक बार हुआ बेनकाब। पीओके में सेना के मंच पर दिखा जैश ए मोहम्मद का कमांडर। जी हां, बता दें, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कमांडरों के कथित गठजोड़ को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने नागरिकों के बीच अपनी छवि मजबूत करने और जन समर्थन बढ़ाने के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े चेहरों का इस्तेमाल किया है। जी हां, इसी कड़ी में पीओके की नीलम घाटी में पाकिस्तानी सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में जैश ए मोहम्मद की शूरा के सदस्य बताए जा रहे मजहर सईद शाह के कथित तौर पर मंच से संबोधित करने का मामला सामने आया है। आतंकी के इस सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान सेना और आतंकी नेटवर्क के बीच कथित संबंधों पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि पाक सेना पीओके में प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के लिए इनका भी इस्तेमाल किया गया है। जी हां, दावे के मुताबिक नीलम घाटी में आयोजित रैली में मजहर सईद शाह ने स्थानीय नागरिकों को संबोधित किया। उसकी मौजूदगी को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों का इस्तेमाल पीओके में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में माहौल बनाने और स्थानीय आबादी को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। मजहर सईद शाह ने अपने भाषण में भारत का जिक्र करते हुए कथित तौर पर लोगों को दूसरी तरफ से प्रसारित किए जा रहे वीडियोस पर खुशी नहीं मनाने की चेतावनी दे डाली। भाषण के दौरान उसने कथित तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपना मामला खुद संभाल लेगा। उन्होंने ऑपरेशन बरयान उल मरूजुस का भी जिक्र किया और दावा किया कि पाकिस्तान पहले भी भारत के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा ऐसा कर सकता है। उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी कि अगर लोग जश्न मनाएंगे तो पाकिस्तान उनके इस जश्न को राख में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मजहर सईद शाह का पाकिस्तान सेना से जुड़े कार्यक्रम में कथित तौर पर मंच साझा करना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को भारत समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। हालांकि इस कार्यक्रम और मजहर सईद शाह की भूमिका से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। वहीं आपको बता दें दोस्तों,
पीओके में पाकिस्तान की क्रूरता पर भड़का भारत, कहा वहां के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी हां, पीओके में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हुकूमत से इस बेहद गैर जिम्मेदाराना और क्रूर हमलों को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। अब पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर भारत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने कहा कि वहां कई लोगों की जानें गई हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग हताहत और घायल हुए हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां कई लोगों की जानें गई और बड़ी संख्या में लोग हताहत और घायल हुए हैं। रणधीर जयसवाल जी ने आगे कहा कि पीओके में जरूरी सामान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीजों की उपलब्धता पर भी काफी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि वहां की हालात बेहद गंभीर है और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता है और वो उनको मिलना ही चाहिए। जी हाँ, भारत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वहां के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें आवश्यक समर्थन मुहैया कराया जाना चाहिए। वहीं उधर बता दें, नेपाल के गोरखा सैनिक दशकों से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है और इसमें नेपाल दिलेर गोरखा सैनिकों की भर्ती होती रही है। अग्निपथ योजना आने के बाद गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकी हुई है। नेपाली अब भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ इस समय नेपाल पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, इस बीच नेपाल के पोखरा से गोरखा राइफल के रिटायर हुए सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो नेपाल के पोखरा का बताया जा रहा है, जहां पर रिटायर गोरखा सैनिकों ने भारत का झंडा लहराया और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया। भारत के नागरिक होने के बाद भारतीय झंडे को सलामी देना सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस का है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नेपाल ने भारतीय सेना के हिस्सा रहे गोरखा सैनिक भारतीय झंडे को सम्मान दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कारगिल युद्ध लड़ चुके शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर राकेश ने एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो की जमकर तारीफ की जा रही है। असल में साल 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इसके बाद से नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यूएई का दुबई और ईरान का केशम अब अमेरिका का इलाका। जी हाँ, मैप शेयर कर ट्रम्प ने किया बड़ा दावा। क्या धमकी देते अमेरिका ने कर लिया हॉर्मुज पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट से ईरान का पारा हुआ हाई। दोस्तों, दुनिया में बढ़ेगी अब टेंशन। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा था कि हॉर्मुज पर हमने स्टील की दीवार खड़ी कर दी है और वो पूरे तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है, जिसका ईरान ने पूरी तरीके से खंडन किया था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा था कि अमेरिका जो है वो लगातार गलत आकलन कर रहा है। हॉर्मुज हमारे नियंत्रण में है। यहाँ तक कि अमेरिका के गलत आकलन के कारण ही ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ। अब ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट शेयर किया है, जिससे देखकर ईरान का पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रम्प ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एआई जनरेटेड एक इमेज है। इस फोटो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ तौर पर न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये पोस्ट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर उनके लगातार दावों को और तेज करता है। यकीनन इस पोस्ट के बाद ईरान के साथ अमेरिका का बढ़ता तनाव और चरम पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, इमेज में ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैले नीले रंग के मानचित्र को दिखाया गया है। इसमें हॉर्मुज को एक फ्रेम में घेरकर बोल्ड अक्षरों में न्यू यूएस टेरिटरी लिखा गया है। ट्रम्प ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी पूरा फुल्ली कंट्रोल्ड है। उन्होंने ईरान पर लगाई गई अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि तेल की कीमतें गिर रही हैं और हॉर्मुज खुला है। ट्रम्प ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है। हम नाकाबंदी के जरिए इसे नियंत्रित करते हैं। मैं इसे अपने क्षेत्र घोषित करने के विचार को पसंद करता हूँ। हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण है। नाकाबंदी बहुत प्रभावी रही है। हम हर हफ्ते लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान गंभीर संकट में है। देश में 300% महंगाई है। हालात बिगड़े हुए हैं और उसकी सेना पूरे तरीके से पराजित हो चुकी है। ट्रम्प ने चेतावनी भी दी कि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका और कहीं ज्यादा कठोर कदम उठा सकता है। वहीं ट्रम्प के इस हरकत का ईरान ने भी तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों,
ट्रम्प के बयान का ईरान ने खंडन किया था। ईरान ने कहा था कि शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जो है वो बंद रहेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने ट्रम्प के बयानों का सीधा खंडन करते हुए साफ कहा कि जब तक जून में हुए 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन की शर्तें पूरी नहीं हो जाती, हॉर्मुज समुद्री यातायात के लिए बंद रहेगा। इन शर्तों में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, तेल पर रोक हटाना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना और सभी मोर्चों पर धमकी और सैन्य कार्रवाइयों को खत्म करना शामिल है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बीच ये बात खारिज कर दी कि उनका देश समर्पण करने वाला है। साथ ही ये भी दावा किया कि वॉशिंगटन अब ईरानी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। अराक्ची ने कहा कि जंग में अमेरिका का उद्देश्य ईरान को समर्पण करने पर मजबूर करना था, लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका अब हमारे शर्तों के अनुसार हमसे बातचीत करने की भीख मांग रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आई कि ईरान की तरफ से यूएई पर दागी गई 2 मिसाइलें, नागरिकों को वार्निंग जारी। जी हां, पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की गर्मी एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आसमान तक पहुंच गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने देश की तरफ आती एक मिसाइल खतरे को डिटेक्ट किया है। इस दौरान दुबई के निवासियों के फोन पर पहला इमरजेंसी मिसाइल अलर्ट जारी किया गया दोस्तों, और उनसे आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। मंत्रालय ने साफ किया कि इलाके में सुनाई देने वाली तेज आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों को बीच हवा में ही मार गिराने की वजह से थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि रक्षा मंत्रालय किसी भी खतरे का जवाब देने और संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी तत्परता की पुष्टि करता है। हालांकि कुछ ही देर बाद एक दूसरा अलर्ट जारी कर लोगों को राहत भी दी गई। दूसरे मैसेज में बताया गया कि अब खतरा टल चुका है और स्थिति पूरे तरीके से सुरक्षित है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, उधर अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमले के बाद इजराइल पर बरसा अमेरिका। कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों किया ये अटैक। जी हां, सीरिया में अबू अल दुहूर एयरबेस पर 8 इजरायली एयर स्ट्राइक हुए। इससे सीरिया के रनवे और स्टोरेज की जगहों को नुकसान पहुंचा है। ये हमले इजराइल और सीरिया के नए नेतृत्व के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुए हैं, लेकिन इजराइल के सहयोगी अमेरिका ने इस पर आपत्ति जाहिर किया। सीरिया के सरकारी अखबार एक खबरिया ने मिलिट्री सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि हमलों में इदलिब प्रांत में बेस के रनवे और स्टोरेज की जगहों को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने हमलों पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तुर्की में अमेरिकी राजदूत और सीरिया और इराक के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत टॉम बैरक ने इजरायली हमले की निंदा की, जिनका ट्वीट आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें इस बात की बहुत चिंता है कि अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायली एयर स्ट्राइक से तनाव में गैर जरूरी इजाफा हुआ है, जो इलाके की स्थिरता में रोड़े अटकाने जैसा है। अल शर्रा सरकार ने ना तो हमलावर रवैया अपनाया है और ना ही प्रॉक्सी सेना को बनाए रखा है। उन्होंने बातचीत से हल निकालने की सलाह दे दी। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, आखिरकार बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट पर रशिया ने क्यों किया अटैक, जिसमें 2 की मौत, 12 घायल। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इसी दौरान रशिया ने यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में स्थित भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्जेल मित्तल के बड़े स्टील प्लांट को निशाना बनाया। हमले में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हमले से प्लांट की बिजली और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़ी अहम सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते स्टील उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध का असर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में मौजूद आर्जेल मित्तल के बड़े स्टील प्लांट को निशाना बनाया। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और देश के औद्योगिक ढांचे में इसकी अहम भूमिका भी है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वर्ल्ड वॉर की विरासत पर फिर भिड़ गए रशिया जापान। विवादित आइलैंड पर पुतिन का दौरा। जी हां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न सिर्फ जापान की हार हुई, बल्कि उसके कुछ भूभाग पर भी दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया। प्रशांत महासागर में स्थित कुरिल आइलैंड ऐसा ही एक क्षेत्र है जिस पर अभी भी रशिया का नियंत्रण है, लेकिन दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। इसे लेकर जापान और रशिया के बीच तनाव रहता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित 4 द्वीपों
में से एक इतुरुप का दौरा किया। जापान इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहता है। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में सोवियत संघ ने जापान से ये द्वीप ले लिए थे। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पुतिन के इस दौरे की तीखी आलोचना की थी। जापान की पीएम ने कहा कि पुतिन का ये दौरा उत्तरी क्षेत्रों पर जापान के रुख के खिलाफ है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बात का जवाब जापान भी रशिया को देगा। वहीं आपको बता दें, इमरान खान को मिली बड़ी राहत। शहबाज मुनीर ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इमरान का हेल्थ चेकअप होना है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसको लेकर एक्शन नहीं ले रही थी। इसी बीच इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। इमरान का परिवार और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ लगातार इसकी मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इमरान खान को अगले कुछ दिनों में पूरी डॉक्टरी जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। जस्टिस शाहिद वाहिद की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार वालों से मुलाकात की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इमरान खान का परिवार लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहा था। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जल्दी भारत की यात्रा करने की संभावना नहीं है। उनके अगले महीने होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी शामिल न होने की उम्मीद है। ये दावा द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से किया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मंगलवार को कहा कि जैसे ही तारिक रहमान की यात्रा को लेकर कोई अपडेट होगा उसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। वहीं ढाका ने तारिक रहमान की यात्रा को लेकर भारत पर सकारात्मक माहौल बनाने को कहा है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है। वहीं आपको बता दें, भारत के इलेक्शन सिस्टम के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप सीईसी ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर अमेरिका में वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य करने की उठा दी मांग। यानी कि दोस्तों, जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी विदेश तक कोसते रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी की तारीफ करके कांग्रेस को जोरदार तमाचा मारा। दोस्तों, कांग्रेस को तगड़ी मिर्ची लगी। बता दें, जरा सोचिए, हमारे देश के चीर युवा नेता यानी राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो अक्सर विदेशी मंचों पर जाकर ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और संस्थाएं बिक चुकी हैं। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जी हां, जिस पश्चिमी दुनिया से हमारे देश के कुछ नेता सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं, आज उसी पश्चिमी दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका भारत की चुनाव प्रणाली की मिसाल दे रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग, हमारे वोटर आईडी सिस्टम और हमारी मतदान प्रक्रिया की खुलकर तारीफ की है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति अब भारत के चुनाव सिस्टम से सीख लेने की बात कह रहे हैं। हमें अमेरिका के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जिनको चीन के इंफ्रा और अमेरिका के लोकतंत्र में ही जान नजर आती है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस चुनाव आयोग और व्यवस्था की तारीफ व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, हमारे अपने देश का विपक्ष उसी व्यवस्था को हर चुनाव के बाद कटघरे में खड़ा करने की आदत नहीं छोड़ पा रहा है। ट्रंप की तारीफ के बाद कांग्रेस को फिर मिर्ची लगी है और व्यंग कसते हुए बयान दे डाला। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से एक सीधा सवाल पूछा था कि आखिर अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सामने भारत के 2024 के आम चुनाव के आंकड़े भी रखे। उन्होंने कहा कि भारत के पिछले चुनाव में करीब 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 1% से भी कम लोगों ने डाक यानी मेल इन वोटिंग का सहारा लिया। और सबसे बड़ी बात, वोट डालने वाले हर एक नागरिक के पास अपनी वैध फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी होना अनिवार्य था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में सेव दी अमेरिका एक्ट को तुरंत पास करने की मांग कर डाली। इस कानून का सीधा मकसद ये है कि अमेरिका में वोट डालने के लिए नागरिकता का पक्का सबूत अनिवार्य किया जाए। हर वोटर के लिए फोटो आईडी जरूरी हो और मेल इन वोटिंग यानी डाक से वोटिंग के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इतना ही नहीं, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भी ट्रंप के इस बयान का समर्थन किया।
किया और कहा कि भारत का चुनावी मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जरा सोचिए, 65 करोड़ लोग लाइन में लगकर पहचान पत्र दिखाकर वोट डालते हैं और एक भी फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं बचती। यही ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। जी हाँ दोस्तों, और यही कहते हुए अमेरिका ने जमकर भारत की तारीफ की। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? ऐसे में जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी विदेश तक कोसते रह गए, अमेरिका उसी की तारीफ करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी पर आपकी क्या राय है? निजी राय कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार जल बोर्ड घोटाले में। बहुत बड़ा एक्शन दोस्तों। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच बोले तो एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन और सीनियर IAS अफसर उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए इन अन्य आरोपियों में उदित प्रकाश रॉय, अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा शामिल है। दोस्तों ये मामला 11 मई 2024 को दर्ज FIR नंबर 10/2024 से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलावा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं शामिल हैं। यानी टेंडर की शर्तों में हेर फेर को लेकर अब इन पर एक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? वहीं बता दें, नीतीश कुमार CM पद छोड़ने के बाद पहली बार करेंगे बिहार की यात्रा। संजय झा को सौंपा बड़ा जिम्मा दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहली बार बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उनकी आगामी बिहार यात्रा अक्टूबर में प्रस्तावित है। नीतीश ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को इसकी रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा। इस मुद्दे पर मंगलवार को पटना में नीतीश ने अपने आवास पर झा के साथ 2 बार बैठक भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ संवाद की नीतीश की इच्छा के बाद जेडीयू इसकी तैयारी में जुट गई है। दोस्तों क्या इस मुद्दे पर आपकी निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक या एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।